24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पे मैं डॉक्टर शिखा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में विच इज़ डॉक्टर शिखास होम्योपैथी एंड न्यूट्री हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स, आज ऑन द ओकेजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे, वी विल डिस्कस ऑन ट्यूबरक्लोसिस। हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज पहली बार आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स मैं चूज़ करती हूँ और आप लोगों को अवेयर करती हूँ वो सब तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट, जैसे कि मैंने बोला, आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या शॉर्ट में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। एंड ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन द ट्यूबरक्लोसिस। तो होम्योपैथी का क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के लाइव सेशन में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो सबसे पहले व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अधिकतर लोग जो है इस बीमारी के नाम से तो वाकिफ रहते हैं, टीबी के नाम से, बट अच्छे से इसके बारे में जानते नहीं हैं कि एक्चुअली ये होता कैसे है, कैसे स्प्रेड होता है। तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है उसको बनाया गया है, अवेयर करने के लिए लोगों को। तो दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है एक ऐसी बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस जिससे अराउंड 1 लाख से भी ज़्यादा पीपल जो है एवरी ईयर डेथ होती है इसके वजह से। और HIV पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, इनमें भी हमको ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इसका कॉजेस क्या है, ये होता कैसे है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि एक बैक्टीरिया जो है कॉज करता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉजेटिव एजेंट विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। तो फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस जो है में हम यूजुअली हम लोग जो जानते हैं, नॉर्मली जो ज़्यादातर देखा जाता है वो होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नाउ व्हाट इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी लंग्स का टीबी, जो लंग्स में टीबी होता है, फेफड़ों में टीबी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यूजुअली कॉमनली जो टीबी सब में देखा जाता है, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन इस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अलावा भी कई तरीके के टीबी हमको बॉडी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा दिमाग का टीबी, ब्रेन का टीबी, स्टमक का टीबी, लिम्फ नोड्स में टीबी हो जाना, गांठ में, एंड यूटेरस में टीबी हो जाना। और इसके अलावा भी जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं सभी में जो है, कई ऑर्गन्स में जो है टीबी की शिकायत हो जाती है। लेकिन सबसे कॉमन जो हमको देखने को मिलता है वो होता है लंग्स का टीबी। तो आज मुख्य तौर पे हम डिस्कस करने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो कॉजेटिव एजेंट की हमने बात किया, अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में क्या सिम्टम्स होते हैं और किन सिम्टम्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है या उसको टेस्ट कराना चाहिए। तो यूजुअली जो कॉमन सिम्टम्स हमको टीबी में देखने को मिलते हैं वो होते हैं लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर यानी कि 99-100 टेम्परेचर में फीवर आना। यूजुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, की जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको टीबी हुआ है, उसको अगर फीवर आता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसको फीवर आ रहा है, क्योंकि बिकॉज लो ग्रेड फीवर होता है। यूजुअली लोगों को लगता है कि दिस इज लाइक थकान हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, कमजोरी हो रहा है, मुझे दिन भर की थकान निकल रही है शाम होते होते। तो एक्चुअली वो थकान नहीं होता है, वो फीवर आता है। अगर आप थर्मोमीटर से चेक करेंगे तो आपको 99 डिग्री, 100 डिग्री लो ग्रेड फीवर जो है टेम्परेचर आएगा। ये इसके अलावा
कफिंग, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कफिंग भी दो तरीके की हो सकती है, ड्राई कफिंग होती है, वेट कफिंग होती है। तो टीबी में हमको ड्राई कफ भी देखने को मिल सकता है और वेट कफ भी हमको देखने को मिल सकता है। इसमें स्पुटम आता है बलगम कफिंग के दौरान टीबी के पेशेंट को, वो येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, दोनों ही तरीके का हमको देखने को मिल सकता है स्पुटम। और अब फ्रेंड्स, आप लोग सोचेंगे कि कफिंग तो यूजुअली भी हो जाता है, जैसे कि आपने कुछ ठंडा खा लिया या फिर वेदर चेंज की वजह से, तो भी कफिंग हमको देखने को मिलता है। तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि कफ नॉर्मल है या टीबी का कफ हो सकता है? अगर आपको कफिंग जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है, 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और फिर भी आपकी कफिंग जो है वो ठीक नहीं हो रही है, आपने मेडिसिन भी ले लिया, एंटीबायोटिक ले लिया, इसके बाद भी आपकी कफिंग अगर नहीं जा रही है, आप हम ट्रीटमेंट ले चुके हैं, इसके बाद भी अगर आपकी कफिंग नहीं जा रही है, तो मे बी तब फिर आपको जो है डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन ज़रूर करना चाहिए अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है आपको आपकी खांसी को। तो दोस्तों, खांसी जो है, कफिंग जो है इम्पॉर्टेंट सिम्टम है टीबी का, और इसको आपको डेफिनेटली इसको आपको नोटिस करना चाहिए अगर आपको 2 वीक्स से ज़्यादा का समय हो गया है आपकी कफिंग को। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है वो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। व्हाट इज लॉस ऑफ एपेटाइट? लॉस ऑफ एपेटाइट इज लाइक भूख ना लगना या भूख की कमी होना, मतलब भूख लगना बंद हो जाती है पेशेंट को, या बहुत ही कम भूख लगती है, ज़बरदस्ती वो खाना खाता है। तो अगर उसको भूख नहीं लगेगी तो डेफिनेटली हमको वेट लॉस दिखेगा। तो टीबी के व्यक्ति में इसीलिए वेट लॉस भी दिखता है, सीवियर वेट लॉस हमको देखने को मिलता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में, बिकॉज लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कम खाना खाता है और फिर एज ए रिजल्ट हमको वेट लॉस देखने को मिलता है। तो वेट लॉस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ट्यूबरक्लोसिस में। इसके अलावा एडवांस स्टेज में देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस में हिमोप्टाइसिस देखने को मिलता है। व्हाट इज हिमोप्टाइटिस? यानी ड्यूरिंग कफिंग अगर ब्लड आता है खांसते खांसते, तो वो भी एक टीबी का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान लगना व्यक्ति को, रेस्टलेसनेस होना, वीकनेस होना, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि हमको ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलते हैं। तो हमने बात करी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स के बारे में। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट्स होंगे ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स से रिलेटेड तो क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है। जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग आज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, मुख्य तौर से हम बात कर रहे हैं क्योंकि यही जो है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में हमको देखने को मिलता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस फैलता कैसे है फ्रेंड्स? तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है। नाउ व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, स्नीजिंग यानी कि छींकता है, कफिंग करता है, हंसता है, बातें करता है, कुछ भी करता है, तो उस टाइम में उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट जो है अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके क्लोज कांटेक्ट में है या उनके आसपास है, अगर वो उनको ग्रहण कर लेता है उन ड्रॉपलेट्स को, तो उसको फिर चांसेस उसको भी बढ़ जाते हैं टीबी होने के चांसेस। बैक्टीरिया उनकी बॉडी में भी प्रवेश कर जाता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो स्प्रेड होता है ट्यूबरक्लोसिस का, दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नाउ इसीलिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में इसीलिए बोला जाता है, आपने सुना भी होगा कि टीबी के पेशेंट से थोड़ा क्लोज कांटेक्ट करने से बचना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी हमने बात करी कॉजेस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, एंड हाउ इट स्प्रेड्स टीबी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन डन इन ट्यूबरक्लोसिस? तो जो इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं यूजुअली ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए, दे आर चेस्ट एक्सरे एंड स्पूटम एग्जामिनेशन, मॉन्टॉक्स टेस्ट, एंड जो स्पूटम एग्जामिनेशन होता है, अगर आपके स्पूटम में यानी कि आपके जो बलगम है कफिंग के दौरान जो आई, अगर उसका टेस्ट किया जाता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अगर वो हमको प्रेजेंट मिलता है आपके स्पूटम में, देन इट वो जो तब जो व्यक्ति है वो डेफिनेटली कन्फर्म्ड केस होता है ट्यूबरक्लोसिस का, अगर उसके स्पूटम में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है।
तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हैं यूजुअली किए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्रिवेंटिव मेजर्स की, कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, कैसे आप अपने आप को टीबी से पहले ही बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये एक कॉमन लाइन है जो आपने सुनी होगी कि लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। कि अगर हम बीमारी का इलाज चाहते हैं और अगर बीमारी के इलाज से पहले हम बचाव करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है इलाज से। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्रिवेंटिव मेजर्स डेफिनेटली अपनाना चाहिए। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो दोस्तों कि इम्यूनिटी पावर अगर व्यक्ति की अच्छी होगी तो उससे बीमारियां डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दूर भागेंगी। तो इम्यूनिटी को अपना अच्छा रखना चाहिए। और इम्यूनिटी को हम कैसा अच्छा रख सकते हैं, इम्यूनिटी को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि हम हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करें, एंड ड्रिंक वाटर जो है, वाटर इंटेक हमारा अच्छा होना चाहिए। एक हेल्दी डाइट हमको लेना चाहिए, ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग जो है डाइट में एक जो वेल बैलेंस डाइट जो होती है वो हमको लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हम हमारे डाइट अच्छा रखेंगे और हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, और इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा तो फिर हम टीबी से बच सकते हैं, और भी कई तरीके की बीमारियां जो है हमसे दूर रहेंगी अगर हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। और जो लोग की इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं होती है, टीबी यूजुअली देखा गया है कि उन लोगों में ज़रूर उन लोगों को जल्दी हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी अगर उनका इम्यूनिटी पावर लो होता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में फर्स्ट तो हमने जो बात की इम्यूनिटी पावर। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्यूबरक्लोसिस आपको ना हो, बाकी बीमारियां आपको ना हो, तो आप अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छा रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा सोचिए, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी और आप डिसीज से कहीं ना कहीं बच के रह सकते हैं। इसके अलावा जो और मैं आपको दूसरी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइक इफ अगर आपको पता चलता है कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड को ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ है, तो ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ है तो आप उससे क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करिए। और अगर आप उसके साथ मिलने जाते हैं कुछ भी करिए तो आप मास्क वेयर करिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, टीबी के पेशेंट्स के नज़दीक ना जाइए। तो ये सब अगर आप करेंगे तो भी ठीक रहेगा। और इसके अलावा कभी भी आपको खांसी वगैरह आती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, तो तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए। अपने मन से मेडिसिन नहीं लीजिए कि कफिंग आपको हो रही है, आप अपने मन से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो इट विल बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ एंड इट कैन कॉज टीबी। सो दैट्स वाई आप जब भी आपको खांसी ऐसा लगता है कि थोड़े दिन हो गए हैं पर ये ठीक नहीं हो रही है, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्टेशन लें। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी की, कि होम्योपैथी का क्या स्कोप है ट्यूबरक्लोसिस में। तो फ्रेंड्स आजकल क्या हुआ है कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है, सभी लोग जानते हैं एटीटी कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन दिए जाते हैं उसके कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और अगर टीबी के साथ साथ आपको कोई सीवियर डिसीज है लाइक कैंसर, किडनी से रिलेटेड, लिवर सिरोसिस, इस तरीके की कोई बीमारी है आपको, तो फिर तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं उन मेडिसिन के, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल जो पूरे मेडिसिन जो दिए जाते हैं। तो इसीलिए आजकल जो लोग हैं प्रेफर करते हैं होम्योपैथी को, बिकॉज होम्योपैथी ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि सेफ है, नेचुरल है, विदाउट साइड इफेक्ट्स है, और इसका जो रिजल्ट्स भी है वो ऐसे रिजल्ट्स हैं कि हमको रियकरेंस डिसीज का नहीं देखने को मिलता है। तो इसीलिए होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा स्कोप है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में। और अगर किसी सीवियर डिसीज के साथ आपको टीबी, दोनों तरीके की बीमारी है, तो भी बहुत अच्छा इसका हमको होम्योपैथी के रिजल्ट्स हैं। तो आप लोग होम्योपैथी में आ सकते हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ट्यूबरक्लोसिस में डेफिनेटली आपको होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेना चाहिए और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अल्टरनेटिव पैथीज के, वो आपको होम्योपैथी में नहीं देखने को मिलेंगे। तो definitely I will recommend that if you are suffering for tuberculosis, so consult with a homeopathic physician or homeopathic consultant. So friends, आज
जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपने बात की थी कि टुडे इज वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है और ये इसीलिए इसको मनाया जाता है, या इसीलिए इसको डे को इसको लाया गया है ताकि लोग टीबी के बारे में जागरूक हों, कि ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है उसको लेके थोड़ा सा जागरूक हों, क्योंकि इसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हमको देखने को मिलती हैं और अभी भी कई मेजर अमाउंट में हमको जो है ये डिसीज देखने को मिलती है। तो इसीलिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पे हम लोगों ने हमारा लेक्चर आज रखा और हमने सभी को ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जितनी भी लोगों के डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने का कोशिश किया है। तो आई होप कि आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है इसमें आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और किसी के भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू और आपके डाउट्स क्लियर करने का हम पूरा ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।